और साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम शुरू करते हैं हिंदी, जीएस और उत्तर प्रदेश के स्पेशल क्वेश्चनों का संग्रह जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न हमारा है हिंदी का। तद्धित तद्धित का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन ए तत् प्लस धित, ऑप्शन बी तद प्लस धित, ऑप्शन सी तत् प्लस हित या ऑप्शन डी तद प्लस हित। तो इसका जो सही जवाब होगा वो प्लस तत् प्लस हित होगा। ठीक, व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि पूर्व पद के अंत में त हो तथा पद के आदि में हा हो तो संधि करते समय ता के स्थान पर दा तथा हा के स्थान पर धा हो जाता है। जैसे उत प्लस हाथ बराबर उद्धत होता है ना, उत प्लस हाथ बराबर उद्धत। और एक दूसरा है, जैसे उद्धार का क्या करेंगे तो उत प्लस हार। ठीक, उत प्लस हार बराबर उद्धार। तो इसका सही जवाब है फिलहाल सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न हमारा है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय या उपाहार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो पाथेय होता है। पाथ माने रास्ता होता है, पाथेय माने रास्ते में खाने वाली सामग्री। ठीक, रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन पथ्य कहा जाता है, ये रोगी के लिए है। ठीक, स्वल्पाहार मतलब कम भोजन। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि अवधि, अनुचर नौकर, आदि अंत या अभिनय नाटक। तो इसका जो सही जवाब है अवधि और अवधि जो है ये भिन्नार्थक है। अवधि का अर्थ होता है काल और समय, अवधि का अर्थ होता है अवध देशीय भाषा। अगला प्रश्न हमारा, अंक शब्द के अनर्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंग गोदी हिस्सा, गोद संख्या अध्याय, संख्या भाग टुकड़ा अध्याय, समय अवस्था। तो अंक का मतलब तो होता है, फिलहाल अंग तो नहीं होगा, फिलहाल अंक का जो सही जवाब है गोद होता है, अंक लेना। ठीक, और संख्या और अध्याय भी होता है। यही अलग है इससे। गिर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, पूछा क्या है? नहीं है। ऑप्शन ए पर्वत, बी है पवन, सी है अचल या डी भूधर। तो गिर माने क्या होता है? अचल और पर्वत भूधर इसमें से क्या होगा? तो पवन जो है ये फिलहाल अलग है, पवन हवा का पर्यायवाची। ठीक, और सब है पहाड़ पर्वत के। अगला प्रश्न हमारा है, धूसर किसका पर्याय है? अश्व का, मेघ का, गर्दभ का या अजा का। तो धूसर जो होता है फिलहाल वो होता है गर्दभ यानी गधा का पर्यायवाची, और खर भी कहते हैं इसको, वैशाख नंदन भी कहते हैं इसे। ठीक, अजा माने होता है बकरी, बकरा। अज माने बकरा और अजा माने बकरी। अश्व माने घोड़ा। धूमिल शब्द का विपरीत क्या होता है? धुंधला, उज्ज्वल, चमकीला या स्वच्छ। तो धूमिल का जो होता है वो विपरीत उज्ज्वल होता है। धूमिल माने मतलब कम दिखने वाला, उज्ज्वल माने साफ दिखना। अगला प्रश्न हमारा है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। आ, का, इक या इक। औपचारिक, तो इसका जो इसमें प्रत्यय जो लगा हुआ है फिलहाल इक वाला प्रत्यय लगा हुआ है। उपचार प्लस एक मिला के औपचारिक बनता है। अगला प्रश्न हमारा है, श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होता है? श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। तो श्रृंगार का जो होता है श्रृंगार इस तरह लिखा होता है ना कि इस तरह। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अय राकेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, संबोधन, कर्ता कारक या कारण कारक। तो इसका जो सही जवाब है संबोधन करके बुलाया जाता है ना, ए राकेश इधर आओ, तो इसका संबोधन हुआ है तो इसमें संबोधन कारक होगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर, शिवाचंद्र, चंद्रचूड़ या इंद्र। तो चंद्र है जिसके शिखर पर था शंकर जी के, तो चंद्रशेखर उसे बोलते हैं क्योंकि शंकर जी के सिर पे चंद्रमा देखा होगा ना। अगला प्रश्न है, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। सागर, अग्रजा, छात्र या राजन। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल अग्रजा, आगे जन्मी हुई को अग्रजा बोलते हैं। ठीक, जैसे अनुज है अनुजा। ठीक, वैसे ही अग्र का अग्रजा, आगे जन्म लेने वाली। जो शब्द किसी
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया रूप, क्रिया भेद या प्रतिक्रिया। तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण ही कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। लड़का रो पड़ा, हत्यारे ने मार डाला, लड़की उठ बैठी, वह क्षण भर में आएगा। तो इसका जो सही जवाब है वह क्षण भर में आएगा, जबकि रो पड़ा, मार डाला और उठ बैठी संयुक्त क्रिया है। अगला प्रश्न हमारा है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से वो सही उत्तर चुनिए। पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया या पूर्ण। तो जब किसी से कोई काम कराया जाता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया कही जाएगी। ठीक, पूर्वकालिक में जैसे नहा के खाना खाया, ये होते हैं, नहा के पढ़ने बैठा, ये शब्द है। अगला प्रश्न, वह निश्चयवाचक क्रियापद कारक का एक वचन रूप क्या है? निश्चयवाचक, उससे, उसके लिए, उसको या उस लिए। तो निश्चयवाचक का जो रूप होगा उससे होगा। उससे अपादान कारक का एक वचन रूप है, इसके लिए संप्रदान कारक का एक वचन है और उसको कर्म कारक का एक वचन रूप है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा? राज्यपाल व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो राज्यपाल जो होता है वो फिलहाल जाति सूचक होता है। ठीक, विभिन्न संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर आदि, ये सब जाति। समूह में होता है जैसे सेना, छावनी। व्यक्तिवाचक पर्सनल, किसी का नाम। भाववाचक जो अपने अंदर की भावनाएं होती हैं उसे भाववाचक कहते हैं। अगला प्रश्न, अशुद्ध शब्द खोजना है। अनसूया, ऐनक, संकट या संशय। तो इसमें जो संकट है ये फिलहाल इस तरह नहीं लिखा जाता है, इसका सही जवाब होगा ऐसे, संकट, ये। ठीक, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? जा, का, चा या टा। तो घोष वर्ण की बात करें तो घोष इसमें जा होता है, ये आला। शेष वर्ण अघोष है। अगला प्रश्न, तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या आगे की। तो तोड़ती पत्थर जो रचना है वो फिलहाल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, कविता है। इनकी अन्य रचनाएं बता दें, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, अपरा, राग विराग इत्यादि। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें गद्यांश दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर चुनिए। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूप अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा है तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना होगी। तो ये हमारा संदर्भ था, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में हम देखते हैं। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, बी, सी, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, या डी, कठोर से कठोर हृदय में कोमल बनाने के लिए। तो इसका जो सही जवाब है मानव जाति के विकास के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न हमारा है इसी से संबंधित, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और संहिता, परिश्रम और ज्ञान। तो विश्व शांति के लिए जो जरूरी है प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व महात्मा गांधी की देन है, तो यही जरूरी है। अगला प्रश्न हमारा है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा या भय द्वारा। तो कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए क्या किया जाएगा? अहिंसा द्वारा इसको कोमल बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है,
संक्षेपण मूल पाठ को कितने शब्दों में लिखना चाहिए? आधे शब्दों में, 1/2 या 1/3 या 1/4, 3/4 या तिहाई, 2/3। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल ये होगा 1/3 शब्दों में होगा। अगला प्रश्न हमारा, ओखली में सिर देने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुसीबत झेलना, स्वागत करना, या बहुत परिश्रम करना, या साहसपूर्ण चुनौती स्वीकार करना। तो ओखली में सिर देना जो होता है मुसीबत झेलना, इसका सही जवाब होता है। बहुत श्रम करना तथा गज भर छाती होना मुहावरे का अर्थ साहसपूर्ण चुनौती स्वीकारना। अगला है लाइन दी हुई, सखिन सहित हरती अति रानी, सूखत धाम परा जन पानी। इस पंक्ति में अलंकार पूछा है, संभावना है, विभावना, उत्प्रेक्षा या श्लेष अलंकार। तो इसमें जो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, इसमें सा कई बार दिया हुआ है ना, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जन जानो मन मानो भी इसके पहले है। अगला प्रश्न हमारा, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन या आलम्बजन्य उद्दीपन। तो भाव जिसके मन में रहते हैं उसे बोलते हैं आश्रय। इसका सही जवाब होगा ए, वह आलम्बन होता है। जबकि जिसे देखकर भाव पैदा हो वह आलम्बन होता है। प्रकृति, चित्रण, वातावरण इत्यादि जो भावों को तीव्र करते हैं उद्दीपन होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध दिया हुआ है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्राय मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो इसमें जो आम सभा है ये वाला अशुद्ध वाक्य है इसमें। अगला प्रश्न हमारा है, 31 में समास कौन सा है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो 31 30 प्लस 1 मिला के होता है 31 फिलहाल, लेकिन इसका जो सही जवाब है संख्यावाची है, तो द्विगु समास होगा इसका। ठीक, जैसे पंचतंत्र, सप्ताह, शताब्दी, ये है द्विगु समास के उदाहरण। अगला प्रश्न हमारा, जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो, तो अभियोक्ता, अपराधी, अभियुक्त या वर्दी। तो जिस पे अभियोग लगता है उसे अभियुक्त बोला जाता है। तो ये थे हमारे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम देखते हैं जीएस के कुछ प्रश्नों के बारे में। 1 मिनट। जीएस सामान्य जानकारी के प्रश्न है हमारा। इतिहास, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद। तो इसका जो सही जवाब होगा फिलहाल इसमें गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक, इसके बारे में बात करें तो पंजाब प्रांत का राज्यपाल था। इसी ने खिलजी वंश के पश्चात 1320 में तुगलक वंश बनाया था। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था तथा इसकी हत्या 1296 अलाउद्दीन खिलजी ने कड़मानीपुर इलाहाबाद के पास पड़ता है वहीं पे कर दी, गंगा नदी के किनारे। अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन और घोड़े का हुलिया बनवाया और बाजार नियंत्रण प्रणाली, जिसे मूल नियंत्रण प्रणाली लागू किया इसी ने। जो कोई कम तौलता था उसका उतना मांस कटवा के उसमें रखवा देता था तराजू पे। ऐसा खतरनाक था ये। अगला प्रश्न हमारा है, नवंबर 1995 को लाहौर, फरवरी 1915 की गदर संयंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई। तांत्या मामा, करतार सिंह सराभा, मंगन भाई पटेल या विजय सिंह पथिक। तो इसका जो सही जवाब है करतार सिंह सराभा को फांसी की सजा दी गई थी। करतार सिंह सराभा भारत को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त कराने के लिए अमेरिका से बनी गदर पार्टी के सदस्य थे। ठीक, जो 1900 गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी 16 नवंबर 1915 को हुई थी। क्रांति के योजना सिलसिले में उन्हें अंग्रेजी सरकार ने कई अन्य लोगों के साथ फांसी दे दी थी। तब वो मात्र 19 वर्ष के थे। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत, अरविंद घोष या भीमराव अम्बेडकर। तो पूना पैक्ट जो था अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में होता है यरवदा जेल के अंदर। ठीक, यह समझौता सरकार द्वारा सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त करने के लिए था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है?
चोयू, मकालू, लेप्चे, धौलागिरी। तो धौल माने सफ़ेद होता है, गिरी माने पर्वत होता है, श्वेत पर्वत इसी का सही अर्थ होता है, तो इसे धौलागिरी बोलते हैं। और धौलागिरी के बारे में बता दें तो यह श्वेत पर्वत कहते हैं इसको। धौलागिरी हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही भाग है जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसका विस्तार पश्चिम से भेरी नदी से पूर्व में काली गंडक नदी तक है। अगला प्रश्न हमारा है, लेह से तिब्बत में पड़ता है। भारत की सबसे लंबी झील, पेंगोंग झील, पुलिकट, कोलेरू या वेम्बनाड। तो भारत की जो सबसे लंबी झील है उसका नाम हम बता दें तो वो है डी ऑप्शन, वेम्बनाड झील। इसकी लंबाई की बात करें तो 134 किलोमीटर है। ठीक, हालांकि ये भारत और चीन दोनों देशों में स्थित है। उपयुक्त झीलों में वेम्बनाड झील भारत में स्थित सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। पुलिकट एवं कोलेरू झील की लंबाई लगभग बराबर है, 60 किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती के लिए अग्रणी है? पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। तो सूरजमुखी के लिए जो उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा वो है कर्नाटक करता है, 3.04 लाख टन उत्पादन करता है। इस क्रम में अन्य राज्य आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा तथा तमिलनाडु। विश्व में सूरजमुखी के अग्रणी देश जो है यूक्रेन है, रूस है और अर्जेंटीना है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 है, पर्यावरण संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिक और मालिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक। तो 48 ये जो है फिलहाल ये इसका जो संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। ठीक, आयरलैंड से लिया गया। इसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा संबंधित प्रावधान है। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि इनके हनन पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अतः सरकार इन्हें लागू कराने के लिए बाध्य नहीं है। ये विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश है। अगला प्रश्न हमारा है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अंतर्गत आते हैं। उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम 1971, उत्तर पूर्वी भारतीय गणराज्य अधिनियम 1972, उत्तर पूर्वी क्षेत्र नया राज्य अधिनियम 1972 या डी उत्तर पूर्वी प्राधिकरण पुनर्निर्माण 1971। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल ये ऑप्शन इसका सही है। यह 1971 का अधिनियम था। जनवरी 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, योजना आयोग। तो योजना आयोग संविधान की इतर निकाय है, ये एक परामर्शदात्री निकाय है। ठीक, इसमें जो प्रमुख होता है अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक, और इनका सबका अनुच्छेद दिया है। वित्त आयोग 280, निर्वाचन आयोग 324 में दिया हुआ है, लोक सेवा आयोग 315 तक आते हैं। ठीक, लेकिन योजना आयोग का संविधान में कुछ उल्लेख नहीं है। इसको अब नीति आयोग कर दिया गया है जनवरी 2015 से। एक निश्चित समयावधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं? सरकारी राजस्व, सकल घरेलू उत्पाद, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, गैर निवासी इसके बारे में बात करें तो किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है 55 नंबर, ये वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है कहलाता है? रिवर्स रेपो दर, बैंक दर या नकदी आरक्षित दर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो रेपो दर होता है। ठीक, और जब बैंकों से जो पैसा देता है उसको लेता है, उस पर जो ब्याज लगा के पैसा लेता है तो उससे बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। ठीक, लेकिन जब देता है तो उसे कहते हैं रेपो दर। तो बी ऑप्शन सही है। PMGY का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना, प्रधानमंत्री गरीब योजना। तो इसका जो सही जवाब है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है इसका सही आंसर। इसकी बात करें तो यह योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत गाँव के विकास के लिए आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा विभिन्न सहयोग किया जाता है, जैसे कि मिड डे मील योजना, समेकित बाल विकास योजना और किशोरी शक्ति योजना इसी के अंतर्गत आती है।
अगला प्रश्न हमारा है, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश सीनियर, थियोडोर रूजवेल्ट या फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो नोबेल शांति पुरस्कार जो जीतने वाले पहले व्यक्ति थे थियोडोर रूजवेल्ट थे। ठीक, इन्हें यह पुरस्कार जापान और रूस के बीच युद्ध बंद करवाने के सफल प्रयासों के लिए किया गया था। ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न हमारा, रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले कौन थे? बबीता कुमारी, नरसिंह यादव या पीवी सिंधु या साक्षी मलिक। तो रियो ओलंपिक की बात करें तो इसका जो सही जवाब होगा साक्षी मलिक थी। ये रियो ओलंपिक में पहला भारतीय पदक साक्षी मलिक जीता। साक्षी मलिक का जन्म रोहतक, हरियाणा में 1992 में हुआ था। इन्होंने 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारत की तरफ से दूसरा पदक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीता था। इस प्रतियोगिता में भारत 2 पदकों के साथ 67वें स्थान पर था। अगला प्रश्न हमारा सीस्मोमीटर का दूसरा आविष्कार किया गया था। अलेक्जेंडर पार्केस, लुइगी पाल्मिeri, एलेक्सी पाजुर, रैनसम एली ओट्स। तो इसका जो सही जवाब होगा लुइगी पाल्मिeri है। तो भूकंप मापी सीस्मोग्राफ यंत्र का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर पार्केस ने प्लास्टिक का आविष्कार किया था। एलेक्सी पैजिनोट एवं वीडियो गेम डिजाइनर हैं। इन्होंने ट्रेडिस नामक गेम डिजाइन किया था। लुइगी पाल्मिeri एक भौतिक वैज्ञानिक एवं मौसम वैज्ञानिक भी थे। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, फरवरी 2023 में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया? महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा, दिल्ली विश्वविद्यालय, सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय, शारदा विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही जवाब है महाराजा सयाजी विश्वविद्यालय बड़ोदरा में किया गया है। 25 जनवरी 2023 को 2 दिवसीय यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा में हुआ। इसमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के विषय में ध्यान केंद्रित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, 2023 में कौन सा उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना है? दिल्ली, केरल, झारखंड या इलाहाबाद। तो क्षेत्रीय भाषा में जो बना है ये केरल उच्च न्यायालय बना है। यूट्यूब पे लाइव सुनवाई करने वाला बना है तो गुजरात बना है। ठीक, तो इसकी बात करें तो इसका बी ऑप्शन फिलहाल सही होगा। 21 फरवरी 2023 को केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला। जल बजट पेश करने वाला भी अभी हाल ही में बना है केरल। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। केरल उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अंग्रेजी संस्करण के ठीक नीचे मलयालम भाषा में फैसले अपलोड किए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्रनाथ बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 129, 128, 126 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल 129 होगा। ऑप्शन ए सही जवाब। 1 जनवरी 2029 सत्येंद्रनाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। इनके जन्म की बात करें तो 1 जनवरी 1894 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। ठीक, बोस नाम के अधिकतर आदमी सुभाष चंद्र बोस के नाम से उधर ही कोलकाता में ही जन्मे हैं। उनका कार्यक्षेत्र सैद्धांतिक भौतिकी से संबंधित था। उन्हें क्वांटम यांत्रिकी और क्वांटम सांख्यिकी के विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। वे आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी विकसित की थी। इन्हें वर्ष 1954 में पद्म विभूषण दिया गया। कब दिया गया? तो 1954 में पद्म विभूषण। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? सिंगापुर, जमैका, ताइवान या क्रोएशिया। तो यूरो मुद्रा अपनाने वाला क्रोएशिया बना है। ठीक, यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गया है। ये ध्यातव्य है कि इससे पूर्व क्रोएशिया की मुद्रा कुना थी। पहले क्या थी इसकी मुद्रा? कुना है। क्रोएशिया दक्षिणी पूर्वी यूरोप में स्थित है। यह देश स्लोवेनिया, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना तथा मॉन्टेग्रो के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी जाग्रेब इसकी राजधानी है। ठीक, क्रोएशिया की। अगला प्रश्न हमारा है, जनवरी 2023 को लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति पद ग्रहण किए? ब्राजील, स्पेन, इटली या सिंगापुर। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल ये ब्राज़ील के बने हैं। 1 जनवरी 2023 को लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इन्होंने जेयर बोल्सोनारो का स्थान लिया। ये वर्कर्स पार्टी से संबंधित है। अब हमारे कुछ यूपी जीके के प्रश्न हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लें। हाँ, एक मिनट। यूपी जीके किधर गया? जी, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के प्रश्न हैं, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं।
उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, लखनऊ या मेरठ, प्रयागराज? तो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध जो है वो लखनऊ है, चिन्हट उधर है, उधर ही पड़ता है, ये सब काम उधर होता है। और मुरादाबाद पीतल है, मेरठ खेल का सामान है, प्रयागराज में सब्जी अनुसंधान है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ है? सोनभद्र, मिर्जापुर, खीरी या बिजनौर? तो सर्वाधिक जनजाति जो पाए जाते हैं फिलहाल वो पाए जाते हैं सोनभद्र में। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 0.6% जनजातियाँ निवास करती हैं। राज्य का सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो सोनभद्र है, बलिया है, देवरिया है, कुशीनगर और ललितपुर पाए जाते हैं। यहाँ की अगर जनसंख्या की बात करें तो 1134,273 है, 1134,273 जो 0.6% है। अगला प्रश्न हमारा है, मैंने कहा है ना कि जनगणना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन फैक्ट मिलते हैं आप उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद या लखनऊ? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल इलाहाबाद सबसे बड़ा है। कुल जनसंख्या 19.28 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.50 आबादी है। जनघनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों में यह चौथे स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, फिर मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ तथा लखनऊ है। साथ ही न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हम बता रहे हैं आपको, तो महोबा है सबसे कम, फिर चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती, ललितपुर ये आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? शिकायत निवारण, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं का पुरस्कार, जनता की भागीदारी? तो इसका जो सही जवाब है इसका बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा किसके बराबर होता है? जिला मजिस्ट्रेट, अपर सचिव, संभागीय आयुक्त सचिव, अवर सचिव? तो इसका जो सही जवाब होगा सी होगा, संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर इसका पद होता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत कला भवन कहाँ पर है? भारत कला भवन कहाँ है? ऑप्शन लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद या आगरा? तो भारत कला भवन जो बना है वो फिलहाल वाराणसी में बना है। ठीक, बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में यह बनाया गया है। यह भारत में प्रचलित संगीत की लगभग सभी शैलियों के चित्रों का विशाल संग्रह है। भारत कला भवन की स्थापना की बात करें तो राय कृष्णदास ने सन 1920 में की थी, राय कृष्णदास ने। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? सहारिया, तड़वी, थारू या बुक्सा? तो इसमें जो है तड़वी जो जनजाति है वो यूपी की जनजाति नहीं है। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति 0.6% मैंने बताया। केंद्र सरकार द्वारा 1967 में 2 जनजातियों को तथा वर्ष 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया। प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की वर्तमान संख्या जो है 12 है। ठीक, निम्नलिखित इसमें दिया हुआ जैसे थाई, तराई क्षेत्र, लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज और बलरामपुर में। बुक्सा या बोक्सा बिजनौर के गोंडा समूह, गोंड है, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी और मिर्जापुर सोनभद्र में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में कहाँ के लोक नृत्य, लोक कथाएँ, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली, ऐतिहासिक रुचि के स्थान, नायकों के नाम? तो रासलीला जो है फिलहाल वो लोक नाटक और लोक नृत्य शैली का ही एग्जाम्पल है। इसका जो सही जवाब है फिलहाल बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हमारा है, आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र है? आला कहाँ? रोहिलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश? तो आल्हा जो है फिलहाल ये तो पड़ता है बुंदेलखंड के एरिया में ये गाया जाता है। इसकी कथाओं के आधार बनाकर बुंदेलखंड क्षेत्र में एक विशिष्ट गायन प्रथा को जन्म मिला जिसको आल्हा नाम दिया जाएगा, जो कि बुंदेलखंड के इतिहास में आल्हा उदल नामक 2 सगे भाइयों पर आधारित वीर रस के ओतप्रोत गायन शैली है। इस प्रथा के गीत में स्थानीय देहाती भाषा में है। बारिश के सीजन में लोग आल्हा सुनते हैं, ज़्यादा पसंद होता था। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है?
बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ जौनपुर, संकिसा फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर। तो देवा शरीफ तो फिलहाल वहाँ नहीं है, ये तो बाराबंकी में पड़ता है। यही इसका गलत आंसर है, यहाँ मेला लगता है ना। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है? तो अमीर खुसरो तो फिलहाल एटा से संबंधित है। एक मिनट, ये पटियाली जो है ये वही है, एटा है। इसका सही जवाब फिलहाल बी ऑप्शन होगा, ये पटियाली एटा। अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक के नाम से जाने जाते, हिंद का तोता भी इसे बोलते हैं, गजल गायकी के गायक हैं। अगला प्रश्न हमारा, 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो 1924 वाला ऑप्शन होगा बरेली, लखनऊ, मेरठ या कानपुर। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल एक कानपुर होगा। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर में संपूर्ण भारत की क्रांतिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया था। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे। अगला प्रश्न हमारा है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई? ऑप्शन ए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, सी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, या डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल ये होगा सी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में खनिज तेल परिष्करणशालाएँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर बोलते हैं? भदोही, चेन्नई, वाराणसी या मेरठ। तो कालीन के लिए फिलहाल यूपी का भदोही प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब ए ऑप्शन होगा। भदोही जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीन को निर्यात करता है जो विदेशों तक प्रसिद्ध है। भदोही संत रविदास नगर जो है उसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेशक परियोजना नहीं है? नहीं पूछा है, देख लो। थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी या डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल वो होगा डिफेंस शाहजहाँपुर वाला, ये गलत है। मॉडर्न बेकरी कानपुर में अवस्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज IIT प्रयागराज में है और रायबरेली शहर में भारत सरकार का उपक्रम है। ये तो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसका फिलहाल तो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न हमारा है, एक मिनट, सुमेलित करने वाला आ गया। डीजल लोकोमो इसमें नहीं पूछा, ठीक। इंडियन टेलीफोन नैनी, मॉडर्न बेकरी लखनऊ, तेल शोधक मथुरा, डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है। तो इसमें जो मॉडर्न बेकरी है फिलहाल ये सी ऑप्शन, ये तो लखनऊ में नहीं है, कानपुर में है ये। इसका जो सही जवाब है फिलहाल यही होगा, टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी और रायबरेली दोनों में है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी? कालीन के लिए अभी बताया तो भदोही है कालीन के लिए। मेरठ खेल का सामान, सोनभद्र अलग है, वाराणसी भी सब्जी अनुसंधान है। उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली या सोवियत संघ, रूस। तो टिहरी जो है फिलहाल ये रूस की सहायता से बनाई गई है, ठीक। भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से बनाई गई है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 260.5 मीटर है, यानी 855 फुट, ठीक। इसकी स्थापना क्षमता 24 मेगावाट है। भारत सरकार ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दी। टिहरी बांध परियोजना केंद्र सरकार ने 75% और राज्य सरकार 25% धन इसमें निवेश करती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम उल्लेख करता है? चावल, गेहूँ, जमीन, अखरोट, जौ और मक्का, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और ज्वार, चावल, गेहूँ, बाजरा और मक्का। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल इसमें ये ऑप्शन बी है, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा है लास्ट, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों के लिए अग्रणी है? तो इसमें भी पूछा फसलों के बारे में, गेहूँ, आलू, मूंगफली, गेहूँ, आलू, गन्ना, आलू, गन्ना, कपास, आलू, गन्ना, धान।
तो सबसे ज़्यादा फ़िलहाल इसमें गेहूँ, आलू और गन्ना के लिए यूपी जाना जाता है, ठीक। धान के लिए नहीं है, तो इसका सही जवाब है बी। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो सभी लोग प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो भी मेरे नए दोस्त इसमें जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जब भी वीडियो डालें तो आपको वीडियो तुरंत प्राप्त हो, ठीक। तो तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे अगली क्लास करंट अफेयर के लिए। तब तक लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।